मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाका दहल चुका है। ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। फायरिंग में 20 साल के अमन और प्रिंस घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी है। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच चुकी है। भागते समय आरोपियों की स्कॉर्पियो नाले में भी गिरी। स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है और सट्टे या पैसों के लेन देन विवाद से यह मामला जुड़ा हो सकता है बताया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। पता लगाया जाएगा कि आखिर यह आरोपी कौन थे। फायरिंग में 20 साल के अमन और प्रिंस गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो गांधीनगर में आज सुबह करीब 3:30 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वहाँ किसी लड़के को गोली लगी है। तो जब मौके पर जाकर और हॉस्पिटल में पहुंचकर वेरीफाई किया गया तो यहाँ एक अमन नाम का लड़का है जिसको 2 गन शॉट इंजरी है और एक दूसरा लड़का है उसको भी एक गोली लगी है टांग में। तो उसके बाद जो मौका घटनास्थल से हमने भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं चीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा, और जिन्होंने इन पर अटैक किया है किसी पुरानी रंजिश को लेकर किया है, क्योंकि इनका पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और जिसमें जो आरोपी पक्ष हैं वो अरेस्ट भी हुए थे। और जानकारी के लिए प्रज्वल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रज्वल, क्या जानकारी है? फायरिंग हुई है, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह कुरुक्षेत्र के गांधीनगर इलाके में जो है एक काली स्कॉर्पियो में कुछ लोग आते हैं और 2 लड़के, एक अमन और जो प्रिंस नाम का जो लड़का है, दोनों की उम्र जो है करीबन 20 साल जो है वो बताई जा रही है। उन पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। 8 से 10 जो है राउंड जो है फायर हुए ऐसे में। और जब लोगों को पता लगता है, आवाज से जो है इलाके के लोग बाहर निकलते हैं तो उनको, उनके जो आरोपी है उनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो जो जिस गाड़ी स्कॉर्पियो में वो पहुंचे थे वो जो है नाले में गिर जाती है और वो गाड़ी को छोड़कर जो है वो फरार हो जाता है। ऐसे में जब जो पुलिस मौके पर पहुंची थी उनका कहना है कि पहले भी जो है इनकी रंजिश चल रही थी, पहले भी जो है इनकी हाथापाई हो चुकी थी। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो है जुए सट्टे का भी जो है काम करते थे, जिसके कारण जो है इनकी पुरानी रंजिश थी और जो है आज सुबह गोलियां चली है। जी प्रज्वल, जिन पर फायरिंग हुई है और जिनकी ओर से फायरिंग की गई है उनके बारे में कोई जानकारी दीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिन पर जो है फायरिंग हुई है वो कुरुक्षेत्र के जो है गांधीनगर इलाके के जो है वो रहने वाले हैं। हालांकि जिन्होंने फायरिंग जो है की है उनका अभी जो है कुछ पता नहीं चला है। फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनकी जो है जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पहली रंजिश का भी जो है मामला है, क्योंकि जुए सट्टे के कारोबार से जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है उसमें भी जो है संलिप्त थे। कहीं ना कहीं वो रंजिश जो है सामने आ सकती है। जी प्रज्वल, जैसे कि आपने बताया है कि जिन पर फायरिंग की गई है उनकी उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है, तो ज्यादा उम्र नहीं है। तो इस पूरे मामले में क्या परिवार की ओर से कोई बयान दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए करीबन 20 साल दोनों की ही उम्र है। अमन और प्रिंस, उनकी उम्र 20 साल है, लेकिन अभी परिवार की तरफ से ऐसा कोई जो है वो बयान सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है और किसी भी गुनहगार को जो है बख्शा नहीं जाएगा। अब दोनों की हालत कैसी है? जी उनको जो है गोली लगने के बाद जो है सरकारी अस्पताल एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल कर दिया गया था। एक के जो है टांग में गोली लगी थी और दूसरे के भी जो है गोली लगी थी। उसके बाद जो उनको एलएनजेपी जो है रेफर कर दिया गया, लेकिन जान का खतरा किसी को नहीं है। गोली अवश्य लगी है। जी प्रज्वल, यह भी जानना चाहेंगे, जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, जैसे कि अमन और प्रिंस जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उस वक्त वह कहाँ पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, देखिए वो अपने ही घर के इलाके जो गांधीनगर इलाका है, करीबन 3 3:30 बजे का जो है मामला ये बताया जा रहा है। 3 3:30 बजे जो स्कॉर्पियो में कुछ लोग आए थे, वो घर के पास ही जो थे ये, और उन्होंने जो ताबड़तोड़ जो है उन पर फायरिंग कर और फिर मौके से जो है फरार हो गए। जी अब पुलिस क्या जांच कर रही है प्रज्वल इस पूरे मामले में?
पुलिस ने जो है मामला जो है दर्ज कर लिया है। प्रथम जो दृष्टा के अनुसार जो है मामला दर्ज कर लिया और उनका कहना है किसी भी आरोपी को जो है बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो मामला जो है डीएसपी सुनील जो है वो उनके जो अनुसार ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश का जो है कहीं ना कहीं मामला है। इससे पहले भी जो है जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनसे पहले भी जो है हाथापाई लड़ाई झगड़ा इनके साथ हो चुका है और उसी कड़ी में जो है ये पुलिस इसको देख रही है। जी प्रजन्य, स्कॉर्पियो को पुलिस की ओर से अपने कब्जे में लिया गया, जब्त किया गया है। क्या स्कॉर्पियो के नंबर से कोई आइडेंटिटी सामने आई है? जी, पुलिस कह रही है कि अभी जो है वो मामले की जांच कर रही है, क्योंकि HR06 वो नंबर है, काले रंग की जो है स्कॉर्पियो है, जिसको वो छोड़कर जो क्योंकि वो नाले में गिर गई थी उसको छोड़ फरार हो चुके हैं। लेकिन अभी पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है और आरोपियों को जो है उनका कहना है जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रजन्य, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब दौरे पर हैं। लुधियाना के लिए मुख्यमंत्री सैनी रवाना हो चुके हैं। 346वें मासिक विधवा राशि वितरण समारोह में शिरकत की जाएगी। शाम को पंचकूला में BLA-1 के साथ मीटिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब दौरे पर हैं और बीते कल भी वह पंजाब के अबोहर पहुंचे थे और आज लुधियाना पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया है। लुधियाना के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। 346वें मासिक विधवा राशि वितरण समारोह में शिरकत उनकी ओर से की जाएगी और इसके बाद सीएम सैनी शाम को पंचकूला में BLA-1 के साथ मीटिंग करेंगे। अब बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट की। 22 जून को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग होगी। सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ सचिवालय में मीटिंग बुलाई गई है। मुख्य सभा कक्ष में मंत्री परिषद की यह मीटिंग आयोजित की गई है। कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई। कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक मामलों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना बताई जा रही है। कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 22 जून को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग है। कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं HSSC परीक्षार्थियों को हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। भर्ती परीक्षाओं के लिए रोडवेज बसों में सफर मुफ्त होगा। लिखित परीक्षा, PMT, PST और स्किल टेस्ट पर इस दौरान सुविधा मिलेगी। परीक्षा वाले दिन ही मान्य यह मुफ्त यात्रा की सुविधा मान्य होगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस दौरान आदेश जारी कर दिए हैं। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने X पर इसकी जानकारी दी है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से लिविंग इंडिया न्यूज पर खास बातचीत की गई है। तो बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है। अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी ओर से कहा गया, संस्कृति और राष्ट्र को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। छावनी के जनता ने प्यार देकर 7 बार विधायक बनाया। अंबाला कैंट से विधायक के तौर पर उन्होंने जो काम किए हैं वह भी उनकी ओर से गिनवाए गए। और इसी के साथ ही अनिल विज ने कहा, राजनीति सेवा का माध्यम है। 1990 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यह भी बयान उनकी ओर से दिया गया। अपनी राजनीति सफर के बारे में जानकारी दी गई है लिविंग इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान। बहुत कम लोग जानते होंगे या जानते भी होंगे कि आपने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। मतलब तेवर जो आज हम आपके देखते हैं, कभी गब्बर कभी गालिब, वो तेवर आज के नहीं है। फिर आपको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी मुझे। सुनना चाहते हैं आपको दर्शक, अगर आप ऑन डिमांड रहते हैं आप पब्लिक में। अगर आप ये पूछ रहे हैं जी, मैं कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहता था। संगठन में काम करता था। उसके बाद मेरी बैंक में नौकरी लग गई। बैंक में नौकरी करता था मैं। स्टेट बैंक में 17 साल मैंने नौकरी की। 1990 में जब यहां से सुषमा स्वराज जी विधायक होती थी, वो राज्यसभा में चली गई। यहां पर बाईपोल आ गया। वो समय
ग्रीन ब्रिगेड का समय था। आपने नाम सुना, इनेलो की यूथ विंग कह आपने सकते नाम सुना। हैं। जी जी। उससे पहले बीजेपी और इनेलो मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन वो राज्यसभा के आते आते वो गठबंधन से अलग हो गए थे। दोनों पार्टियों में चैलेंजबाजी हो गई थी। तो 1990 में मैंने रिजाइन देके पहला चुनाव लड़ा, और वो चुनाव, हालांकि चुनाव बाई इलेक्शन हमेशा सरकारें जीतती हैं, लेकिन वो चुनाव मैं जीता। यहां से मुझे संगठन की तरफ से कहा गया कि अब पार्टी से रिजाइन करता हूं। मैंने रिजाइन कर दिया। 96 में चुनाव आ गया, 96 में लड़ लिए चुनाव, जीत गए। 2000 में फिर आया, फिर लड़ लिए, फिर जीत लिए। 2005 में फिर चुनाव आया, फिर लड़ लिए, लेकिन तब मैं 562 वोटों से हारा, केवल 562 वोटों से। 2009 में मैं जीत गया, 14 में जीत गया, 19 में जीत गया, 25 में जीत गया। बहुत कम। शिक्षा मंत्री महपाल डांडा की ओर से बड़ा बयान दिया गया। केंद्र सरकार के 12 सालों को स्वर्णिम काल बताया गया है। विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित हुए हैं, यह भी कहा गया। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। किसानों के खातों में 7,562 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की गई। फसल बीमा योजना से 35 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। पानीपत से इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, यह बयान दिया गया है। पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की इस देश में, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, सरकार लगातार सुशासन, जन कल्याणकारी नीतियों को लेके आगे बढ़ रही। हमारी जो सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भी इस पीएम जो फसल बीमा योजना है, इसमें अपने किसानों को जोड़ा। पहले जोड़ते नहीं थे, विरोध करते थे। इनके विरोध करने के बावजूद भी 35,31,000 किसान इस योजना में शामिल हुए और उनके खाते में 9,888 करोड़ 43 लाख रुपए आज किसान के सीधा खाते में डाले गए हैं आज तक। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। ओपी धनखड़ ने एसआईआर प्रक्रिया का बचाव किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण की तुलना छाछ और छलनी से की। छाछ और छलनी का उद्देश्य गंदगी को अलग करना होता है। कहा, एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध बनाना है। सही और पात्र मतदाताओं को सुरक्षित रखना जरूरी है। मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम कदम है। एसआईआर केवल मतदाता सूची को, अपन जब घर में खाने के लायक जब अनाज तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, छलनी और छाछ। छाछ से क्या है, विदेशी निकल जाएंगे। छलनी से जो डेथ हो गई, शिफ्टेड हो गए, एब्सेंट है, डबल है, निकल जाएंगे। पवित्र अनाज जैसे निकलता है खाने के लिए, ऐसे भी एसआईआर है। एसआईआर एक बहुत ही पॉजिटिव जो है प्रयास है चुनाव आयोग का। कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछला एसआईआर हुआ था, उसी के बेस पे हो रहा है। 20-25 साल बाद एसआईआर होता है, तो चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से, इतने राज्यों का एसआईआर हो गया है, कहीं भी आपको दिखाएगा। फिर मैं अलग अलग बात कहता हूँ, भारत के किसी भी सिटीजन को किसी भी समय इस एसआईआर के समय भी फॉर्म 6 भर के अपने वोट बनवाने का अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता।
विधायक धनेश अदलखा का पार्षद के आंसू देख गुस्सा निकला है। बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाई गई। पार्षदों ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया। समस्याएं नहीं सुनने पर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। बैठक के दौरान एक पार्षद भावुक होकर रो भी पड़े। विधायक ने शिकायतों के समय पर समाधान के निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, साफ तौर पर कहा गया है। जनप्रतिनिधियों के सुझाव गंभीरता से सुनने के निर्देश दिए गए। अरे शर्या मुंह पे मुंह ऐसे दुश्मनी है क्या इसको? क्या चले बात चलिए चले और इसका गला काटना क्या इसके? और भाई इसका कोई बिल में पड़ेगी बेसन आप सप्लाई दो बिल पेमेंट मैं करूंगा से कहीं से करूँ गुंडा गलती मचवा दी क्या अभी चला रहा दादागिरी। फिर कह रहा हूं इसकी सुनेगा वार्ड में रहना नहीं रहना, विधानसभा रहना नहीं रहना बता दे, नहीं रहना समझ में सका। और संदीप मेरी बात सुन, तेरे वार्ड में तेरे वार्ड नहीं चलता, दिखला तू अपने पुराने चंगू से नहीं निकल पा रहा, समझ नहीं आ रही तुझे? कौन है एसडीओ? एसडीओ साहब अपना नंबर फिट पार्षद और मेरे पार्षद को पानी के टैंकर आप दो। एसडीओ साहब का नंबर फिट करके है सर। एक भी कहना इसका ओ डिसो में हुआ ना तो बख्शूंगा। पार्षद साहब का ग्रुप बना लो, शिकायत उसमें डालते रहेंगे। इनकी कार्रवाई पहले करो, जो आपके पास सारी बंद करो, ये सिस्टम बना दो ना। बिल्कुल ये होना चाहिए। एक ग्रुप बना दो, इनकी शिकायत देखो पहले। तू चल रहा अपनी मर्जी से, फिर कह रहा हूं तेरे को समझ नहीं आ रही तू वार्ड कैसे चला। पंचकुला में एनआरआई पर जानलेवा हमला हुआ है। एसयूवी में आए युवकों ने लाठी डंडों से पीटा। सेक्टर 4 हरिपुर में दुकान पर बैठे व्यक्ति पर हमला किया गया। 4 से 5 अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियारों से वार किया है। घायल बलविंदर सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल ने पत्नी पर हमला करवाने का आरोप लगाया है और पत्नी के साथ विवाद की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसकी ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया, किसकी ओर से हमला किया गया है और क्यों किया गया है। पता नहीं, मैं तो यहाँ स्कूटर की दुकान है वहाँ पे बैठा था, एकदम से अटैक कर दिया उन्होंने। 4 बंदे थे, एक के पास रिवॉल्वर था, बाकी कैसे और किसी के पास कृपान या वो थे, मतलब डंडे रॉड रूट वगैरह थे। वहाँ पे फायर हुआ, कहाँ लगी गोली? छू के यहाँ से यहाँ गोली लगी है? गोली छू के निकली है बोल रहे हैं। अभी एक्सरे हाँ रैकी कर रहे थे पहले से ही। एक दिन 3 बंदे आए भी थे एकदम रात को, मतलब। तो क्या लगता क्या है, कौन लोग थे, किस तरह से, कोई आपको शक है किसी पे? कोई रिलेटिव्स हैं जो उन्होंने करवाया ये सारा खेल, क्योंकि मेरा घर खराब हो गया जी 30 साल बाद। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल देता था, जैसे उसकी वजह से उनको दिक्कत आई थी। फायरिंग पहले तो तलवारें चले जी, उसके बाद फायरिंग हुई। फायरिंग की आवाज सुनिए? हाँ जी सुनिए जी। आपको पता कैसे चला कि फायरिंग हुई है? जब हम पहुंचे वहाँ तो भागने के दौर में उन्होंने फायरिंग करके भाग गए। इनको तो हमने नहीं देखे लगते हुए, तो बाकी तलवारें तो इनको लगे हैं। हाँ जी। कितने बंदे थे जो देखिए आपने? 5-6 बंदे थे जी। सूचना प्राप्त हुई है इंजर्ड के बारे में और घटना स्थल पे अभी जाके और पूरी वेरीफाई करके उसका इलाज चल रहा है। वो कोई स्टेटमेंट देगा और मौके के उसके हालात जो है हम वेरीफाई करके आपको तुरंत बता देंगे। कौन व्यक्ति कौन था सर, कनाडा से आया हुआ है? ये बलविंदर नाम का युवक है, अभी अंडर ट्रीटमेंट है। कुछ अभी वो पूरा जब तक उसका इलाज हो वो कुछ बताने लायक है। अभी सरसरी तौर पे पूछने के लिए आए हैं। अभी दोनों तरफ टीम गई हुई है, मल्टीपल एंगल पे हमारी पुलिस काम कर रही है। जैसे अभी तुरंत आप ही के सामने आते ही हमने अभी पूछा ही है, थोड़ा पूछताछ की है। अभी उसका इलाज हो जाता है, थोड़ा सा वो कंफर्ट हो जाएगा, फिर उससे पूछेंगे भी क्या बात। कुरुक्षेत्र में लिंग जांच मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है तो 9 साल पुराने पीसीपीएनडीटी एक्ट मामले में फैसला लिया गया। अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार किया है। लिंग जांच मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया और डॉक्टर कौशल कुमार और संदीप को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लिंग जांच करवाने वाले दंपति को 1-1 साल की सजा, दंपति पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। मामले में अदालत में 25 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं।
देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो पीएनडीटी टीम है उसने एक बड़ी जीत अर्जित की है। हमारा एक 2017 का केस था जिसमें हमने रेड की थी और बिजनौर गए थे। बिजनौर से जो अल्ट्रासाउंड किया जाता था और लिंक जांच की जाती थी, वहाँ पे एक रैकेट का हमने भांडाफोड़ किया था। तो उसमें हमने 8 आरोपी किए थे चिन्हित। हमारी टीम ने वो, अब इसका 2 दिन पहले जज साहब ने फैसला सुनाया। इसमें 8 में से 4 आरोपियों को सजा दी गई है। ये पहली बार हुआ है ऐसे, पहले हमारे 2 केस हम जीते हैं, पर इसमें जो है मेन जो बात है कहने वाली बताने वाली हुई है कि इसमें करवाने वाले को भी सजा हुई है। जो लिंग जांच करवाने गए थे, महिला और उसका हस्बैंड, उनको भी सजा हुई है। वहीं पंजाब के अबोहर में आयोजित ओबीसी समाज सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा, ओबीसी समाज ने शिक्षा, कृषि, रक्षा और राष्ट्र निर्माण में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन दशकों तक उसे उसका उचित सम्मान और अधिकार नहीं मिला। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को नीति और नियत दोनों का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। सीएम सैनी ने समाज से जाति और उपजाति से ऊपर उठकर एकजुट होने और साथ में ही अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पंजाब के अबोहर में ओबीसी महासम्मेलन आयोजित। ओबीसी महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम नायब सैनी। समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने का दिया संदेश। सीएम सैनी ने पीएम मोदी की नीतियों का किया गुणगान। पंजाब के अबोहर में आयोजित ओबीसी समाज के सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ओबीसी समाज की भूमिका, सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी और संगठन की जरूरत पर विस्तार से अपने विचार रखे। सीएम सैनी ने आह्वान किया कि ओबीसी समाज देश निर्माण की मजबूत शक्ति रहा है और अब समय आ गया है कि समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों और सम्मान के लिए और अधिक सशक्त रूप से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ओबीसी समाज के इस सम्मेलन में आकर उन्हें अत्यंत खुशी और गौरव की अनुभूति हो रही है। सीएम सैनी के मुताबिक अबोहर की धरती पंजाब की मेहनत, साहस, उन्नत खेती, व्यापार और देशभक्ति की पहचान है। ये क्षेत्र देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। साथियों, आज अबोहर दी इस पवित्र धरती ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आके मैनू अपने आप नो साथियों गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, ये नाता नेता ते जनता का नहीं है मित्रों, ये इको टब्बर इको परिवार का नाता है। साथियों, एक परिवार का ये नाता है। मैं अबोहर दी सरदारी नो इतनी भारी संख्या दे विच ये बड़ा इकट्ठ इत्थे होया है। आप सब नु शीश नवा करके मैं प्रणाम करदा। आप सब नु मैं बहुत बहुत लख लख बधाइयां देंदा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। सीएम सैनी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय केवल चुनावी नारा नहीं रहा, बल्कि उसे सरकार की नीति और नीयत दोनों में ईमानदारी से लागू किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। उन्होंने वंचित, पिछड़े और गरीब वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है। सीएम के मुताबिक समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल का भी जिक्र किया। साथियों, आज देश भी एक ऐतिहासिक एक पड़ाव का गवाह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा करते हुए साथियों 4400 दिन 4400 ते भी वध दिन साथियों हो गए ने। मोदी जी ने आजाद भारत नो देश की सेवा करते हुए साथियों आजाद भारत दे इस इतिहास दे विच
सबसे लंबे समय ते उन्होंने इस देश की सेवा करने दा साथियों उन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री बने ने। साथियों ये सिर्फ एक नेता की ये उपलब्धि नहीं है, मैं साथियों आप लोग का दे विच कहना चाहता है ये उपलब्धि साथियों इस देश के 140 करोड़ लोगों दिया ये उपलब्धियां ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओबीसी समाज के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ओबीसी समाज का इतिहास संघर्ष, मेहनत और राष्ट्र सेवा का इतिहास है। समाज ने हमेशा शिक्षा, कृषि, रक्षा और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश के विकास में ओबीसी वर्ग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन लंबे समय तक इस समाज को वो सम्मान और राजनीतिक अवसर नहीं मिला जिनका वो वास्तविक हकदार था। सीएम सैनी ने दावा किया कि ये एक दुखद सच्चाई है कि दशकों तक समाज को उसके अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और समाज अपनी ताकत को पहचान रहा है। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सम्मेलन में सीएम सैनी ने ओबीसी समाज से आह्वान किया कि समाज को अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संगठित होकर आगे आना होगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।